नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी टेट यूजर मैनुअल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें उपयोगकर्ता पुस्तिका के तहत अभ्यर्थी पंजीकरण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच शेयर करूंगा कि ऑनलाइन प्रक्रिया करने से पहले आपको कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना और कौन सी तैयारियां करके रखनी है, जिससे कि ऑनलाइन पंजीकरण करते वक्त आपकी गलतियां ना हो और सारी चीज़ें समय पर उपलब्ध भी रहें। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। अब यहाँ पर चरण 1 जो होगा ऑनलाइन प्रक्रिया में यूपी टेट के आवेदन के वक्त, जिसका परीक्षा पोर्टल तक पहुँचना होगा। आवेदन प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आपको ये लिंक जो दिया गया है, इसको ओपन करना होगा। इस लिंक को मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर देखिए, जब ओपन होगा तो आपके सामने ये 2 इस तरह से लिंक दिखेंगे, ठीक है? न्यू कैंडिडेट और ऑथेंटिकेटेड लॉगिन, ठीक है? इसमें क्या होगा, देखिए आपको समझा देते हैं। पोर्टल 2 विकल्प प्रदान करता है। एक तो नया अभ्यर्थी, पहली बार पंजीकरण करने वाले आवेदकों के लिए, और प्रमाणित लॉगिन जो दूसरा है, उन आवेदकों के लिए जो पहले से पंजीकृत हैं और अपना आवेदन जारी रखना चाहते हैं। तो यदि आप न्यू हैं तो आप न्यू कैंडिडेट करेंगे, और एक बार अगर कर लिया है और आवेदन जारी रखना चाहते हैं तो ऑथेंटिकेटेड लॉगिन का यूज करेंगे। समझ में आ गया यहाँ? चलते हैं आगे। अगले चरण में आपको पंजीकरण विवरण दर्ज करना होगा। उम्मीदवारों को अपनी बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसमें पूरा नाम, 10वीं की मार्कशीट के अनुसार, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। 10वीं की मार्कशीट के अनुसार अपना पूरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और लिंग शामिल है। ठीक है? प्रत्येक फील्ड को ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि इस जानकारी का उपयोग पहचान सत्यापन के लिए किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे करनी है, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि ऑनलाइन आवेदन की स्टेप्स कैसे यूज़ होंगे। ठीक है? मतलब पोर्टल पर लाइव ऑनलाइन करते हुए दिखाऊँगा। वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ज़रूर रखिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफ़िकेशन ऑन टाइम मिल सके। तो चलते हैं, इस चरण के बाद क्या करेंगे आगे। अब देखिए, दूसरे चरण का ही एक दूसरा पॉइंट है। अभ्यर्थी को सत्यापन हेतु एक वैध पहचान प्रमाण का चयन करना होगा। उपलब्ध विकल्प निम्नलिखित हैं। तो पहचान प्रमाण कौन-कौन से होंगे? आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड। इन 3 में से उसको चयन करना है और उससे जुड़ी हुई जानकारी भरनी होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो इन प्रमाण पर जानकारी है, वही आपकी व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए, जो क्योंकि वैलिडेट होगा, दोनों का मिलान होगा, इसलिए दोनों की जानकारियाँ एक जैसी होनी चाहिए। आपका जानकारी यदि किसी में गलत है और किसी में सही है, तो उसी का चयन करें जिसका सही है। क्लियर? चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। यदि आधार कार्ड का चयन किया गया है, तो अभ्यर्थी को अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा और वेरीफाई वाया आधार ओटीपी पर क्लिक करना होगा। सत्यापन हेतु आधार से जो लिंक है मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी आएगा, इसलिए मोबाइल नंबर का रिचार्ज होना भी जरूरी है। यदि विवरण में कोई असंगति यानी मिसमैच है, तो अभ्यर्थी को पुनः सत्यापन करना होगा और दर्ज किया गया जो नाम है, उसको आधार विवरण से मिलान कर सही करना होगा। ठीक है? यानी दोनों डिटेल्स मैच करें, ये सही करते हुए आगे बढ़ें और पुनः सत्यापित करेंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन भी आपको दिया जा रहा है, यदि आईडी की डिटेल्स में मिसमैच है तो वे यह पुष्टि करते हुए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आगे बढ़ सकते हैं कि प्रदान की गई जानकारी सही है, यानी उनके द्वारा जो भरी गई जानकारी है वो सही है, इसका वो प्रमाण कर देंगे, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? दिखा देते हैं आपको नीचे। अब आता है चरण 3, पहचान और संपर्क सत्यापन। अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प का उपयोग करके लाइव फोटो पहचान सत्यापन पूर्ण करना है। तो 2 विकल्प हैं। पहला है वर्तमान डिवाइस कैमरा का उपयोग करें, यानी जिसमें भर रहे हैं उसी डिवाइस के कैमरे का प्रयोग कर सकते हैं। तो वर्तमान डिवाइस के कैमरे से सेल्फी लेने के लिए आपको कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करना होगा। और मोबाइल क्यूआर कोड के माध्यम से कैसे करेंगे? उसमें एक आ रहा होगा लिखकर जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड, उस पर क्लिक करें और स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड जो प्रदर्शित होगा, उसे अपने स्मार्टफ़ोन से क्यूआर कोड से स्कैन कर लें, फिर अपने फ़ोन से एक लाइव सेल्फी ले लें, स्पष्ट सेल्फी। फ़ोटो सफलतापूर्वक कैप्चर हो जाने के पश्चात सत्यापन स्थिति सिस्टम में स्वतः अपडेट हो जाएगी। यानी 2 माध्यम हैं फ़ोटो अपडेट करने का, ठीक है? सेल्फी के माध्यम से। तो आप यदि सिस्टम में काम कर रहे हैं, लैपटॉप में उसका कैमरा अच्छा है, तो उसी से क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर उसमें क्यूआर कोड जनरेट करके अपने मोबाइल में स्कैन करके अपने मोबाइल से भी अच्छी-सी फ़ोटो क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। चलते आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की और तरफ।
अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, आवेदकों को आगे बढ़ने के लिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पता दोनों को सत्यापित करना होगा, यानी दोनों जो इनपुट करेंगे उन पर एक ओटीपी आएगा, उन ओटीपी को वो फिल करके सत्यापित करेंगे। ओटीपी 10 मिनट के लिए वैध होता है। अब आता है चरण 4, लॉगिन पासवर्ड बनाएं। मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर ओटीपी के माध्यम से सफल सत्यापन हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी को एक सुरक्षित पासवर्ड बनाना होगा। यह पासवर्ड भविष्य में लॉगिन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ उपयोग किया जाएगा। पासवर्ड में निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का पालन करना है, जिसमें न्यूनतम लंबाई और बड़े अक्षर, जैसे अपर केस यानी बड़ा अक्षर भी यूज करना है, छोटा अक्षर भी यूज करना है, संख्या भी यूज करनी है, और कोई स्पेशल कैरेक्टर की जो सीमा दी गई है उनमें से कोई चुनना है। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्य करेंगे। पासवर्ड बनने के पश्चात अभ्यर्थी को सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कंफर्म पासवर्ड फील्ड में पुनः सेम पासवर्ड दर्ज करना होगा। अभ्यर्थी को ड्रॉप डाउन मेन्यू से एक खाता पुनर्प्राप्ति सुरक्षा प्रश्न यानी अकाउंट रिकवरी सिक्योरिटी क्वेश्चन भी चुनना होगा। और मैं आपको बता दूं कि आप जो भी पासवर्ड बनाएं उसे डायरी में अच्छे से नोट कर लें, और अकाउंट रिकवरी सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है उसको भी नोट करें, उसका उत्तर भी नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके भविष्य के लिए। क्लियर। आगे देखिए, सुरक्षा प्रश्न चुनने के पश्चात अभ्यर्थी को चयनित सुरक्षा प्रश्न का उत्तर दर्ज करना होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को कैप्चा पूर्ण करना होगा, जिससे यह सत्यापित हो सके कि यह अनुरोध किसी मानव द्वारा किया जा रहा है, ना कि किसी बॉट द्वारा। ठीक है, इसमें जब कार्य कर लेंगे तो इसके पश्चात क्या होगा, अभ्यर्थी का सफल ओटीआर पंजीकरण हो जाएगा। तो ये पंजीकरण प्रक्रिया जो हुई वो ओटीआर की हो गई। यहां तक क्लियर। क्या करना आगे दिखाते हैं। अब चरण 5 जो है व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने का है। सुरक्षा क्रेडेंशियल सफलतापूर्वक सेट करने और सत्यापन पूर्ण हो जाने के पश्चात सिस्टम अभ्यर्थी को एप्लीकेशन फॉर्म डैशबोर्ड पर पुनर्निर्देशित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स भर लेनी है। अब आता है चरण 6, आरक्षण श्रेणियां चुनें। अगले चरण में अभ्यर्थियों को ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी श्रेणी, कैटेगरी एवं विशेष आरक्षण स्पेशल रिजर्वेशन का चयन करना होगा। उपलब्ध श्रेणी विकल्प निम्नलिखित हैं: अनारक्षित या सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। यानी चयनित श्रेणी या विशेष आरक्षण के आधार पर अभ्यर्थियों को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने या संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता हो सकती है। यानी जो भी श्रेणी चुनेंगे उससे जुड़े हुए दस्तावेज आपको अपलोड करने हो सकते हैं। आगे क्या है, यदि अभ्यर्थी अपनी आरक्षित श्रेणी के रूप में ओबीसी का चयन करते हैं उदाहरण के लिए, तो उन्हें ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी ओबीसी स्तर स्थिति यानी ओबीसी लेयर स्टेटस चुननी होगी। विकल्पों में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन आएगा, जो आरक्षण लाभ की पात्रता को निर्धारित करेंगे। ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अतिरिक्त प्रमाण पत्र विवरण प्रदान करना होगा। क्या? श्रेणी प्रमाण पत्र संख्या, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि और जारी करने वाला प्राधिकरण और जारी करने वाला राज्य। ये डिटेल्स फिल करेंगे। ओबीसी के केस में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस का चयन करने वाले अभ्यर्थियों को अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र विवरण दर्ज करना होगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होगी: प्रमाण पत्र संख्या, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि और जारी करने वाला प्राधिकरण। इसके बाद आगे आते हैं, जो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का चयन करते हैं उन्हें आवश्यक श्रेणी प्रमाण पत्र जानकारी दर्ज करनी होगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है: श्रेणी प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की दिनांक, जारी करने वाला प्राधिकरण, संपर्क दूरभाष संख्या यानी कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर भी देना है, और आरक्षण दावे के सत्यापन हेतु ये विवरण अनिवार्य है। आगे क्या आता है, दिव्यांग स्थिति में क्या करना है। उम्मीदवारों को ड्रॉप डाउन मेन्यू से यस और नो चुनकर यह बताना होगा कि वे दिव्यांग हैं या नहीं। यदि यस चुनते हैं तो अतिरिक्त फील्ड दिखाई देंगे, जिनमें उम्मीदवार को दिव्यांगता से संबंधित विवरण भरना होगा, जिसमें दिव्यांगता का प्रकार VH, HH, OH, MH, MD, दिव्यांगता प्रतिशत और PWD प्रमाण पत्र संख्या भरनी है। यह विवरण लागू आरक्षण लाभों के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु आवश्यक है। विशेष आरक्षण श्रेणी चुने। उम्मीदवार यदि लागू है कोई विशेष आरक्षण के लिए तो उसे लागू करेंगे। यदि लागू है तो उपलब्ध विकल्पों में से विशेष आरक्षण श्रेणी चुन सकते हैं, जैसे नन, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित या भूतपूर्व सैनिक। विशेष आरक्षण श्रेणी चुनने पर अतिरिक्त सहायक विवरण की आवश्यकता हो सकती है। यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो उन्हें उम्मीदवारों को सेवा संबंधी जानकारी प्रदान करनी होगी, जिसमें पद या रैंक, सेवा अवधि, नामांकन तिथि, सत्यापन तिथि और सेवा मुक्ति तिथि शामिल है। यह विवरण भूतपूर्व सैनिक आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत पात्रता सत्यापित करने के लिए आवश्यक है। अगला, आयु में छूट के इच्छुक उम्मीदवारों को यस चुनना होगा और ड्रॉप डाउन मेनू से लागू आयु छूट श्रेणी का चयन करना होगा। उपलब्ध विकल्पों में से SC, ST, OBC, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, जो पात्रता पर निर्भर करेगा। आगे आता है, पता विवरण दर्ज करें। उम्मीदवारों को आवश्यक जानकारी भरकर अपना स्थायी पता दर्ज करना होगा। पता विवरण भरने के बाद उम्मीदवारों को जानकारी सहेजने और आवेदन पत्र के अगले चरण पर जाने के लिए सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आता है चरण 8,
शैक्षणिक योग्यता विवरण जोड़ें। उम्मीदवारों को ऐड एजुकेशनल डिटेल्स पर क्लिक करके 10वीं कक्षा से आगे की अपनी शैक्षणिक योग्यताएं दर्ज करनी होंगी। उन्हें ड्रॉप डाउन से परीक्षा स्तर चुनना है, 10वीं, 12वीं, स्नातक या स्नातकोत्तर या प्रशिक्षण योग्यता चुनना होगा और प्रत्येक स्तर के लिए आवश्यक विवरण भरना होगा। जानकारी भरने के बाद उम्मीदवारों को योग्यता सहेजने के लिए ऐड एंट्री पर क्लिक करना चाहिए, जो समीक्षा या आवश्यकता पड़ने पर हटाने के लिए सेव्ड क्वालिफिकेशन सूची में दिखाई देगा। सभी योग्यताएं जुड़ने के बाद उम्मीदवारों को अगले अनुभाग पर जाने के लिए प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो देखिए डिटेल्स यहाँ भर जाएंगी, लास्ट में आपको एक डिलीट का ऑप्शन भी मिलेगा। और ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे करनी है इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप परेशान ना हो। ये मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना रहा हूँ कि ऑनलाइन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ऑनलाइन करने से पहले आप पूर्णतः तैयार रहेंगे। उम्मीदवारों को यस और नो चुनकर यह बताना होगा, जुड़वां जानकारी जब होगी तब, कि उनका जुड़वां भाई है या नहीं। यदि नो चुनते हैं तो वे अगले चरण पर बढ़ सकते हैं। यदि यस चुनते हैं तो उम्मीदवारों को अपने जुड़वां विवरण का रिकॉर्ड दर्ज कराना होगा, जिसमें जुड़वां का लिंग, नाम, क्या जुड़वां उसी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, और जुड़वां पहचान प्रमाण पत्र, आईडी, वोटर आईडी आदि शामिल है। यह विवरण सत्यापन और परीक्षा संबंधी प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। जानकारी भरने के बाद उम्मीदवारों को आगे बढ़ने के लिए सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना चाहिए। आगे दस्तावेज अपलोड करने का चरण आया है। इस चरण में उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज पहचान संबंधी इमेज अपलोड करनी होगी। ध्यान देना यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड जो करेंगे वो 30 केबी से 300 केबी के साइज में, हस्ताक्षर 10 केबी से 200 केबी में, और दस्तावेज एवं घोषणा पत्र जो होगा वो 50 केबी से 500 केबी के बीच में। क्लियर? तो इनके साइज पर विशेष ध्यान दें। अब चलते हैं। अब यहाँ पर उम्मीदवारों को पीडीएफ फॉर्मेट में एक मान्य फोटो पहचान प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। सबसे पहले ड्रॉप डाउन मेनू से आईडी प्रकार चुन लें, जिसमें निम्न है: वोटर आईडी, पैन कार्ड, डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, फोटो सहित बैंक पासबुक। आईडी प्रकार चुनने के बाद उम्मीदवारों को आईडी का नंबर दर्ज करना होगा और संबंधित दस्तावेज अपलोड करना होगा। उम्मीदवारों को आवश्यक शैक्षणिक मार्कशीट और प्रमाण पत्र भी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। इसमें 10वीं की, 12वीं की, स्नातक की मार्कशीट और अन्य लागू शैक्षणिक योग्यताओं के दस्तावेज शामिल हैं। अपने डिवाइस से फाइल चुनने के बाद सिलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करें और फिर दस्तावेज जमा करने के लिए संबंधित अपलोड बटन पर क्लिक करें। अपलोड करने के बाद सिस्टम एक कंफर्मेशन संदेश दिखाएगा, जो यह दर्शाएगा कि सफलतापूर्वक अपलोड दस्तावेज हो गया है। चरण 11, हस्तलिखित घोषणा पत्र। उम्मीदवारों को स्क्रीन पर दिखाया गया घोषणा पत्र, जो स्क्रीन पर दिख रहा है घोषणा पत्र, बिल्कुल वैसे ही सादे कागज पर हाथ से लिखना होगा। लिखने के बाद उम्मीदवारों को हस्तलिखित दस्तावेज की एक फोटो स्पष्ट लेनी है या स्कैन कर लेना है। अपने डिवाइस को इमेज फाइल चुनने के लिए सिलेक्ट जेपीजी या पीएनजी पर क्लिक करें और फिर दस्तावेज जो है आपका अपलोड करें। अपलोड डिक्लेरेशन पर जब क्लिक करेंगे तो सफलतापूर्वक अपलोड होने के बाद सिस्टम एक कंफर्मेशन संदेश दिखाएगा कि आपका जो दस्तावेज है सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। आवेदन प्रक्रिया के अंतिम चरण पर जाने के लिए प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करें। तो देखिए ये आपको घोषणा पत्र लिखित दिख रहा है, इसी को लिखना है और इसी की फोटो लेके अपलोड करनी है। जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट होना चाहिए। आवेदन पूर्वावलोकन चरण 12 में सभी पिछले चरण पूरे करने के बाद उम्मीदवारों को ओटीआर प्रोफाइल प्रीव्यू पेज पर भेजा जाएगा। इस पेज पर पंजीकरण के दौरान दर्ज की गई सभी पुरानी जानकारियां दिखेंगी। यदि कोई भी संशोधन करना है पहले जांच लें अच्छे से, और संशोधन के लिए एडिट बटन भी मिलेगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं। अंतिम घोषणा चरण 13, पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने से पहले उम्मीदवारों को ओटीआर प्रोफाइल घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। यह घोषणा इस बात की पुष्टि करती है कि आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी सत्य, सही और मूल दस्तावेजों पर आधारित है। आगे बढ़ने के लिए उम्मीदवारों को कंफर्मेशन चेकबॉक्स पर टिक करना होगा, जो यह दर्शाता है कि वो घोषणा से सहमत है। घोषणा स्वीकार करने के बाद उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए यानी ओटीआर को अंतिम रूप देना है। अब कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल पर क्लिक करना चाहिए। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवार की ओटीआर प्रोफाइल सफलतापूर्वक बन जाएगी। अंतिम घोषणा पर हस्ताक्षर करने और ओटीआर प्रोफाइल पूरी करने के बाद ओटीआर डैशबोर्ड दिखाई देगा। यह डैशबोर्ड उम्मीदवार के पंजीकरण विवरण प्रदर्शित करता है, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क जानकारी और पहचान विवरण शामिल है। इस पेज से उम्मीदवार अपना ओटीआर विवरण देख सकते हैं और उपलब्ध परीक्षाओं के लिए आवेदन करने हेतु आगे बढ़ सकते हैं। तो यानी ओटीआर कंप्लीट करने के बाद अब आवेदन करना है परीक्षा हेतु। ओटीआर विवरण, आपकी ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और सभी आवश्यक विवरण जमा कर दिए गए हैं। आपका प्रोफाइल अब लॉक हो गया है। आगे बढ़ने के लिए डैशबोर्ड से एग्जाम्स टैब पर क्लिक करें, यानी अब एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो एग्जाम टैब पर क्लिक करें। उपलब्ध परीक्षाओं को देखें, जिस परीक्षा के लिए आवेदन करना है उसके आगे अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। परीक्षा प्राथमिकताएं चुनें, यानी इस चरण में अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा प्राथमिकताएं और योग्यताएं संबंधी विवरण सावधानी पूर्वक भरने होंगे। अपनी पात्रता के अनुसार लेवल चुनना है, पेपर 1 या पेपर 2 या पेपर दोनों। आवेदन शुल्क प्रत्येक पेपर के लिए अलग अलग लिया जाता है। ठीक है,
तो उसी अनुसार देंगे। जो शुल्क आपको मैंने बताए हैं, जैसे कि सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1000, एससी एसटी के लिए 500 और पीडब्ल्यूडी के लिए 300। यदि दोनों पेपर चुने जाते हैं तो शुल्क एक साथ जमा करना होगा और प्रत्येक पेपर के लिए अलग-अलग आवेदन संख्या उत्पन्न की जाएगी। यदि आप पेपर 2 या दोनों का चयन करते हैं तो आपको उच्च प्राथमिक के लिए एक विषय समूह चुनना अनिवार्य है। इसके बाद यह बताएं कि क्या आप कार्यरत सरकारी शिक्षक हैं? यदि आप हैं तो आपको आवश्यक विवरण जो हैं शिक्षक के तौर पे वो भरने होंगे। विद्यालय का नाम, ज्वाइनिंग डेट, सेवानिवृत्ति तिथि और मानव संपदा कोड। साथ ही प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा भी दर्ज करनी होगी और फिर अगले चरण पर जाने के लिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको नीचे, यदि पिछले चरण में आपने प्रैक्टिसिंग गवर्नमेंट टीचर में नो चुना है तो चयनित पेपर के अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता का विवरण भरना होगा। यदि आपने दोनों पेपर के लिए आवेदन किया है तो दोनों अनुभागों के लिए योग्यता विवरण भरना अनिवार्य है। योग्यता विवरण दर्ज करते समय अपनी योग्यता की स्थिति चुनें। यदि उत्तीर्ण हैं तो स्नातक या अंकतालिका की तिथि दर्ज करें। कब उत्तीर्ण हुई है उस अंकतालिका की तिथि दर्ज करें। यदि अपियरिंग या फाइनल ईयर में है तो अपेक्षित स्नातक तिथि के साथ प्राप्त अंक, कुल अंक और प्रतिशत दर्ज करें। जो भी उसमें देखो ऑप्शन दिए रहे हैं उनके चयन करते हुए आपको डिटेल्स भरनी है। परीक्षा प्राथमिकताएं भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यदि प्रैक्टिसिंग गवर्नमेंट टीचर के लिए यस चुना है तो नवीनतम वेतन पर्ची यानी सैलरी स्लिप भी अपलोड करनी होगी। यदि क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास चुना है तो अंतिम या स्नातक अंक पत्र चुनना होगा। यदि अपेयरिंग वाला या फाइनल चुना है तो नवीनतम अंतिम सेमेस्टर की अंक पत्र व मार्कशीट अपलोड करनी होगी। क्लियर? चलते अगले स्टेप की तरफ। अंतिम पूर्वावलोकन। परीक्षा चयन और योग्यता विवरण पूरा करने के बाद आपके आवेदन का एक अंतिम पूर्वावलोकन प्रदर्शित फिर हो जाएगा। इसमें दिखाए गए सभी विवरण को जांचना है। सभी सबमिशन से पहले अंतिम घोषणा को ध्यान से पढ़ना है और जो टिक लगा हो उसको टिक करेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद और फिर उसके बाद आप कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अपने आवेदन की पुष्टि करने के बाद प्रक्रिया पूरी करने के लिए भुगतान चरण पर आगे जब बढ़ेंगे तो आपको अपनी परीक्षा विवरण के साथ एप्लीकेशन समरी दिखाई देगा, जिसमें भुगतान स्थिति पेंडिंग पेमेंट के रूप में होगी। अपनी पसंद का पेमेंट गेटवे एसबीआई या आईसीआईसीआई चुनें और आगे बढ़ने के लिए पे नाउ पर क्लिक करें। इसके बाद आपको सुरक्षित भुगतान पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ कुल राशि की जांच करें और अपनी भुगतान विधि चुनें, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई ऑप्शन भी है। उसके बाद जैसे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करें और लेन-देन पूरा करने के लिए प्रोसीड नाउ पर क्लिक करें। भुगतान सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद आपके आवेदन की स्थिति पेड एंड कंप्लीट में अपडेट हो जाएगी। आपके डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहां पर इच्छा की तिथि एप्लीकेशन कंप्लीट दिखाई देगी। यदि आपने दोनों पेपर के लिए आवेदन किया है तो दोनों की आवेदन संख्या प्रदर्शित होंगी और भुगतान स्थिति पेड के रूप में दिखेगी। अब आप अपने आवेदन विवरण देख सकते हैं या प्रिंट पर क्लिक करके अपने अंतिम जमा किए गए आवेदन की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए संदर्भ के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। परीक्षा में सफल आवेदन के बाद जानकारी एसएमएस और ईमेल के माध्यम से मिल जाएगी। उम्मीदवार लॉगिन में ओटीपी और पासवर्ड लॉगिन की प्रक्रिया है। पासवर्ड लॉगिन में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या ओटीआर आईडी और पासवर्ड दर्ज करेंगे। लॉगिन एंड रिज्यूम पर क्लिक करेंगे। ओटीपी लॉगिन में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीआर आईडी दर्ज करेंगे। ओटीपी का अनुरोध करेंगे। 6 अंक की ओटीपी आने के बाद डालकर लॉगिन एंड रिज्यूम एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। सफल लॉगिन होने के बाद आवेदन प्रक्रिया जारी रखने के लिए उनके डैशबोर्ड पर भेजा जाएगा। आवेदन संशोधन। यदि अभ्यर्थी आवेदन जमा करने के बाद उसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं तो वे विज्ञापन में निर्दिष्ट तिथियों के बाद आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान एडिट एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। हालांकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। आवश्यक संशोधन करने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा। साथ ही संशोधित आवेदन को अंतिम रूप देने से पहले अभ्यर्थियों को घोषणा को पुनः पढ़कर स्वीकार करना होगा। एक बार आवेदन में संशोधन कर दिए जाने के बाद आयोग द्वारा उसमें कोई और परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगा। तो ये थी जानकारी मैनुअल के अकॉर्डिंग कि कौन-कौन सी बातों को ध्यान में रखना है एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, इसका ऑनलाइन प्रोसेस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।